मैं हूं तसद्दुक़ गौरी, अपने प्रोग्राम सच सच के सिवा कुछ नहीं में हमेशा की तरह एक मरतबा फिर हाजिर हुए हैं और अपने नाज़रीन को सच बताना है और सच दिखाना है। आज का मेरा अहम इशू जो है, इसके अंदर 3 इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कैदी नंबर 804 को गद्दार वतन करार देने की साजिश तैयार की गई थी, आज अदालतों ने उनको मुकम्मल तौर पे बरी कर दिया है। ये एक पीटीआई के लिए और अवाम के लिए एक बड़ा तोहफा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का 78 सीटों पर मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई की छीन के दीगर जमातों को दे दी गई थी इलेक्शन कमीशन ने, उसका भी फैसला आ गया है और लग रहा है ऐसा है कि 25 जून तक ये सीटें 78 सीटें जो है मखसूस वो पीटीआई को वापस मिलने का इम्कान है। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई, पानी पीटीआई की रिहाई, और इसके साथ हम देखते हैं कि चौधरी परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को किसी और केस के अंदर सिक्योरिटी की वजह से चंद दिन के बाद रिहाई मिली। अब हम देखते हैं कि जिस तरह से क़यादत जो झूठे मुकदमात बनाए गए, शाह महमूद कुरैशी पर हम देखते हैं कि मुकदमात बनाए गए, जितने भी मुकदमात कायम किए गए 55 के करीब, वो उस वक्त कराची में मौजूद थे और मुकदमात पूरे पंजाब में कायम किए गए। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हैं, बजट चंद दिनों में पेश होने वाला है और ये बजट जो हमारी मालूमात के मुताबिक है कि ये बजट जो है हुकूमत के अवाम, गरीब आवाम, आम आवाम के लिए मजीद तबाही और बर्बादी लाने के अलावा कुछ नहीं है। इस बजट में हम देखते हैं पहले इस मुल्क के अंदर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, जो बुनियादी सहूलियात है जो आम आदमी को भी मैसर नहीं है, और जिनको है उनके पास पैसा है वो तमाम चीज़ें इलेक्ट्रिक खरीद रहे हैं, जनरेटर लगाकर पानी खरीद रहे हैं मिनरल वाटर की सूरत में, गैस एलपीजी ले रहे हैं। तो ये तमाम हालत तमाम के अवाम पिस चुकी है, अमन अमान की सूरत इंतहाई ख़राब है। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है पीटीआई सिंध की नायब सदर हैं शाज़िया अली साहिबा और सिटी कौंसल भी है। शाज़िया अली साहिबा, हम खुश आमदीद कहते हैं आपको। मौजूदा सूरत हाल के ऊपर हम बात करते हैं, जिस तरीके से कोर्ट से एक अच्छी खबरें आ रही हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ये जो कोर्ट से खबरें आ रही हैं उस सूरत हाल में आप लोगों का जो एतमाद एक अदलिया से या अवाम का एतमाद पाकिस्तान के अवाम का अदलिया से तकरीबन ख़त्म हो चुका था अब, और इस मसले पे कैदी नंबर 804 ने हमेशा ये कहा है कि हमें, उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि हमेशा हम अदलिया से इंसाफ के तलबगार हो और अदलिया इंसाफ फराम करेगी। तो आप क्या समझती हैं, आपकी पार्टी क्या समझती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया, और एक ऐसे मौके पे आपने मुझे मौका दिया है जिस वक्त इंतहाई खुशाइन ख़बरें आना स्टार्ट हो गई हैं। जिस तरीके से कैदी नंबर 804 जो अब एक ट्रेडमार्क बन चुका है, उनके ऊपर जो केसेस थे उसके ऊपर भी हमें बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। जिस तरह विमेन की सीटों के ऊपर जो हमें रिस्पांस मिला है अपने अदलिया का, तो मैं इसको बहुत खुशाइन समझती हूँ। और हमेशा से इमरान खान साहब की एक ही बात रही कि उन्हें अदलिया पे भरोसा है, हमें भी अपनी अदलिया पे भरोसा है। देर आए लेकिन इंशाअल्लाह सही फैसले आएंगे, और वक्त के साथ साथ ये हकीकत भी सामने आएगी कि जो एक मौक़िफ़ बनाया गया था 9 मई का, वो गलत साबित होगा इंशाअल्लाह। हाँ, उसमें मौजूद जो लोग थे उनकी बात एक अलग है, लेकिन जो पीटीआई के हवाले से या हमारी तंजीम के हवाले से जिस तरह की चीज़ें की गई थी, आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर से धूल उठ रही है, और इंशाअल्लाह अदलिया पे भरोसा है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह खान साहब भी बाहर आएंगे, उनकी रिहाई भी बहुत जल्द मुतवक्के है, और जो झूठे केसेस थे वो अब साबित हो रहे हैं कि ये सियासी केसेस थे, और ऐसे केसेस बहुत बनते रहते हैं। ना ही
कैदी नंबर 804 कभी डरे हैं और ना ही उनके साथ खड़े हुए तमाम पीटीआई के वर्कर्स, हमारे सपोर्टर्स आज भी उसी जोशो खरोश के साथ खड़े हुए और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में हालात और बेहतर होंगे और अच्छी खुशखबरियां जिस आएंगी। शादी साहब आप कह रही हैं कि पीटीआई के रहनुमा खड़े, तो खास तौर पर सिंध की बात करता हूँ, आपका ताल्लुक सिंध से, ये कराची से, तो कराची और सिंध की तो तकरीबन क़यादत तकरीबन भाग गई गवर्नर समेत। देखें, जिन क़यादत की आप बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि जो लोग वफादार नहीं होते या जो आपके पीठ पे छुरा घोंपने वाले होते हैं, अगर वो वक्त पे निकल गए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे आज भी हमारे जो लीडर्स हैं वो खड़े हुए हैं, हमारे सिंध के लीडर हैं, हमारे कराची के लीडर्स हैं, हमारी विमेन विंग है, हमारे बहुत सारे सपोर्टर्स। पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो दी हैं, पीटीआई के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो वो खवातीन ने दी है पीटीआई की। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो डॉक्टर शायद यास्मीन हो या आप जैसे कराची की खवातीन हो जो आज भी मौजूद हैं। मगर हम ये देखते हैं कि तमाम जब तहरीक हुई 9 मई के वाक़ये के बाद, तो जो क़यादत थी वो मुकम्मल तौर पे कराची और सिंध से गायब हो चुकी थी, और आज वो फिर वही आने के चक्कर में और खान साहब से मिलने के चक्कर में पीटीआई आने के, तो क्या आप लोग उनको तस्लीम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से डॉक्टर साहिबा को और उनके अलावा जो हमारी और असीर ख़वातीन हैं जिन्होंने 9 मई के बाद से आज तक असीरी में अपना टाइम गुजारी हैं, उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। इसके अलावा हमारी पाकिस्तान की जो प्रेसिडेंट कमल शोज़ेब साहिबा है वो भी डट के खड़ी रहीं, जबकि उनके ऊपर भी बहुत केसेस थे, वह भी बहुत ज़्यादा उन्होंने तकलीफ़ उठाई। हम सिंध के ऊपर आते हैं तो सिंध की हमारी प्रेसिडेंट, हमारी कराची की प्रेसिडेंट, हमारी पूरी तंजीम जिस तरीके से हमारे साथ चीज़ें की गई 9 मई के खड़ी रही। मर्द नजर नहीं आए, मर्द पीटीआई के नजर नहीं आए। देखिए, केसेस जब बनते हैं, ये तो आप भी जानते हैं या हम भी जानते हैं, जब केसेस बनते हैं तो आपको हर चीज को मद्देनजर रख के चीजों को लेके चलना पड़ता है। फिर आपके सिंध के सदर अली जैदी साहब तो बड़े मेरे उधर गोली मार दो, मैं खान के साथ खड़ा हूं, और दूसरे दिन वो स्टेटमेंट चेंज कर देते। सर उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बड़ी अफसोस है मुझे कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने वाले लोग भी पीछे गए। उसमें तो हम लोग क्रेडिट जाता है कि आप बिल्कुल हम खवातीन खड़े रहे। उनके बारे में हमने ये कहा सुना कि जी उनके लिए भी थ्रेट्स थी, जो चीजें थी। थ्रेट्स अपनी जगह है, थ्रेट्स ऐसा नहीं कि हमें नहीं थी। मैं एज अ सिटी काउंसलर, जब खान साहब ने हमें कहा कि हमें नईमुल हक साहब को वोट देना है, आप यकीन करें कि हम बजाते खुद, जो हम 12 खवातीन थी, हम अपने घरों में मौजूद नहीं थे अपनी फैमिली समेत, क्योंकि हमें भी थ्रेट्स थी, हमें भी बहुत सारी ऑफर्स आ रही थी। जी हाफिज नईम साहब को नहीं, हाफिज नईम साहब जी माजरत के साथ हाफिज जी वो निकाल करके नईमुल हक साहब जी बिल्कुल हाफिज नईम साहब को जब हमें वोट देना था खान साहब के कहने पे, हमने भी वो वक्त देखा, हम भी अपने घरों से बाहर रहे, हमने भी अपने गेट के बाहर मोबाइलें देखी, सब कुछ देखी, लेकिन हम नहीं डरे। क्यों? क्योंकि हमें खड़े रहना था। हमने एक ऐसे शख्स के साथ खड़े थे जो इस मुल्क के लिए था, जो अपने लिए सियासत नहीं कर रहा था, जो इस मुल्क की आवाम के लिए सियासत करता। और आज भी उसने ये साबित कर दिया। लोग कहते थे कि ये 2 दिन भी जेल में नहीं रह सकेंगे, लेकिन आज आप देख लें 1 साल पूरा होने के बावजूद आज भी कैदी नंबर 804 जो है वो अपनी बैरक में मौजूद है और अज़म और हौसले के साथ मौजूद है। तो मैं समझती हूँ कि जिसने रहना था वो मौजूद है, और जो चले गए हैं मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकती हूँ। सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आपसे ज्यादा कोई बदनसीब लोग नहीं थे जो इस जैसे मकसद को छोड़ के गए। इन तमाम मामलात में सिंध ने वो किरदार अदा नहीं किए, पीटीआई के रहनुमाओं ने, कारकुनों ने जो पंजाब में अदा किया, और खबर पकड़ तो कर रहा है। इस हवाले से मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे बात करने के लाहौर से लुबना हुसैन साहिबा मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन। लुबना हुसैन साहब, मेरी आवाज़ सुन रही हैं आप? जी सलाम। वालेकुम। लुबना साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान की अब तारीख में हम देख रहे हैं कि अदलिया की तारीख में खास तौर के पर बहुत से जो फैसले हैं वो पीटीआई और बानी के पीटीआई की हिमायत में आ रहे हैं। तो आप पाकिस्तान अदलिया के फैसलों को और पाकिस्तान की सियासत को खास तौर पर पंजाब में किस नजर से देखती हैं?
पंजाब में तुम्हें देखिए अभी जो सुन्नी इत्तेहाद जो है थोड़ी सी उनको प्रिकॉशंस की जरूरत है कि वो पीटीआई को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि पीटीआई जो है वो सुन्नी इत्तेहाद बनने के बाद पीटीआई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आज भी जो दुनिया में हुआ है उस पर भी यही डिबेट हो रही थी कि काश ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो आज ये अदालत में न खड़े होते, मगर क्योंकि आप ये बताएं कि आपकी पार्टी समेत किस पार्टी ने इलेक्शंस कराए? सिर्फ जमात इस्लामी के अलावा तो कोई भी नहीं है, सब जाल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एग्जिस्ट नहीं करते ना, अगर आपने इलेक्शन कराई ही नहीं है तो आपको इलेक्शन कमीशन तो सुकून से बैठने नहीं देगा। ऐसा होता ही नहीं है ना। मुश्तमिल तमाम जमातों ने अपने अपने तमाम मामला देखे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। तो कुछ एक जितनी भी पार्टीज बनी हुई है, जिनकी भी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, उनको तमाम तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। आप क्या अब ये 78 सीटों का जो मकसूद रशीद का फैसला है, आप क्या समझती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई जो भी है इनको अलर्ट हो जाएंगी? इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको कि यहाँ पे एक बड़ी मेजर गलती हो रही है। जब सुन्नी इत्तेहाद से उन्होंने ज्वाइन किया है या उसमें शमूलियत इख्तियार की है, उस वक्त उनके पास अपनी खुद की एक सीट भी नहीं थी, और ये आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़के आए हैं। आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने की वजह से ये दूसरी मखसूस सीटों के बारे में बात नहीं कर सकते। तो इतनी सी बात है जिसको समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। नहीं, एक सियासी जमात को, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में कराची में मौजूद है, नायब सदर हैं मुस्लिम पीटीआई खवातीन सिंध की शाजिया अली साहिबा भी मौजूद है, वो भी सुनिए आपकी बात है। मेन चीज ये है कि आप ये बताएं कि एक सियासी जमात को जब इलेक्शन लड़ने की पाबंदी नहीं होगी, एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान देने की नहीं होगी, तो वो तो किसी भी हवाले से जीत के आती है, और लाजमी उसके नुमाइंदे केदी नंबर 804 के, तो वो जीत के आती है, तो उनको भी किसी ये तो देखिए एक इंडिविजुअल अज्यूम कर सकता है ना, मगर सिस्टम ने जो आपको एक सिस्टमाइज तरीके से जो चीजें अलाउ की है, हमने उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो अप में जाना है। अच्छा, जिस तरीके से सीटें दी गई हैं दीगर सियासी जमातों को, नून लीग को या दीगर जमातों को, तो वो जायज है? नहीं, वो जायज, देखिए यहाँ पे हमारी डिबेट ये नहीं है कि वो जायज है या नाजायज है। हमने ये कहना है कि जो हमें सिस्टम मिल रहा है, हमें सिस्टम को फॉलो करना है। अगर उन्होंने फॉलो किया है नहीं, तो आप ये बताना कि ये जायज है या नाजायज है? पेशावर हाईकोर्ट ने तो इस फैसले को रोक दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने जब तक आपको फैक्ट एंड फिगर का पता नहीं होगा उस वक्त तक आप फिर नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। अभी भी यहाँ पे भी यही गलती हो रही है कि अगर पहले दिन पता लग जाता है कि नील एप्लीकेशन, क्योंकि मेरे भी पॉलिटिकल पार्टी में नील एप्लीकेशन जब आप सबमिट कर देते हैं इलेक्शन कमीशन में, तो आप मखसूस सीटों को डिमांड नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये बताएं कि अभी पंजाब की क्या सियासी सूरत हाल है? पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, रानी में देखते हैं, मरियम साहबा को डिलीवर करना चाहिए। वो बहुत बड़े सूबे की और बड़ी आबादी वाले सूबे की क्या नाम है सरबराह है, तो उनको कोई सताई नहीं है, उनको एक मेच्योरिटी के साथ जो है डिलीवर करना चाहिए। और वो बहुत कुछ हमारा बेंचमार्किंग का भी बजट सामने है, बजट में देखिए कि कोई ऐसा प्रपोजल, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो दे सके वो वाम को। हम भी यही ख्वाहिश करते हैं। अगर मदद मांगी आपको नून लीग की गवर्नमेंट से जो पंजाब मरकज में, मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है जी, मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है, बाकियों को मैं क्या कहूं? नहीं, अल्लाह को तो सब पे उम्मीद है। आप मौजूदा की बात कर रहे हैं, आप सियासत कर रही हैं या मौलाना मस्जिद की इमामत कर रही हैं? आप ये बताएं कि ये तो जान छुड़ाने की बात हुई, अल्लाह पे उम्मीद है। आप मुझे ये बताएं कि मुस्लिम नून पंजाब में और मरकज में मौजूद है बजट आवाम को दुश्मन पेश करेगी या आवाम की हिमायत में पेश करेगी? अभी आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना गए हैं ना, तो आप देख लीजिएगा आज बजट में जो मौजूदात से बचने के लिए उन्होंने चाइना का टुकड़ा निकाल लिया है। इसी तरह मरियम के पास भी अगर पुलिस से बच के कोई और प्रोजेक्ट रह गया तो वो देखेंगी। अभी तो माशाल्लाह वो बहुत ज्यादा टाइम पुलिस और पुलिस के महकमे को दे रही है, जो कि अच्छी बात है, मगर बाकी मामला को भी देखना तो जरूरी है। आप भी खातून सियासतदान है और मरियम भी सियासत कर रही है और अभी सीएम है पंजाब की, तो आप और डॉक्टर यासीन रशीद है जो 75 साल की ज़ईफ खातून है और बीमार भी है, उसके मौजू, तो आप क्या फर्क देखती हैं कि इन सियासी ख्वातीन उनके साथ वाकई ज्यादती है, जितनी वो क्या नाम है इसमें है और जितनी वो सफर कर रही है जिस बीमारी को लेकर के, मैं समझती हूँ कि उनको जो है इस तरह से आइसोलेटेड करना चाहिए, ना कि अभी
सियासी तकाजे ये नहीं कहते कि एक बीमार औरत के साथ जो है अच्छा आप जो है रिवेंज की सियासत लुबना करेंगे, साहब, मुझे आप आपसे नहीं लगता। लुबना साहब ये बताएं कि आप लाहौर में हैं, मरकज है आपका, लाहौर जी। से मियां साहब के जो मुंतखब हुए हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद के सामने, आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जीत चुकी थी क्या इमरान नवाज शरीफ? मुझे सच्ची बात यह है कि इस इलेक्शन की अभी तक समझ ही नहीं आई है। मैं क्यों? आप यकीन मानो कि 47 के जो पारम है ना जी, नहीं हम अभी आपके तक जो है नहीं, लाहौर की बात कर रहा हूँ, आपको कुछ समझ में आई है नहीं आई, सियासत कर रही है ना, तो लाहौर की मैं आपकी बात कर रहा हूँ, फार्म को तो छोड़े आप के कौन जीत चुका था, किसका दवाम थी? ये इनके पुराने हलके हैं, नवाज शरीफ वालों के ये पुराने हलके हैं जो आज के नहीं है। मोहतरमा का तो ये दूसरी दफा का इलेक्शन होगा, मतलब नवाज शरीफ का तो ये तकरीबन 14 दफा का इलेक्शन था। मगर ये है कि इस तरह नून लीग को वोट पड़े, इस बात पे बहुत शुबा है, क्योंकि जो उनकी कारकर्दगी रही है माजी में, नून लीग को वोट के इम्कानात जो है मेरे हिसाब से तो नहीं वाली बात पे ज्यादा फोकस है। यानी आप खुल के बोलना नहीं जा रही? नहीं, मैंने कह दिया, इससे ज्यादा मेरे ख्याल खुल के बोलना मुनासिब और क्या होगा। और वहां उनको देखे ना, वहां पे जहां पे उन्होंने अपने दामाद के हल्के से लड़ा था 15 से, वहां की क्या सूरत हाल रही है। और यहाँ पर भी मैंने कहा नून लीग को, मैं तो टोटल की बात कर रही हूँ कि नून लीग को वोट पड़े, इसके इम्कानात मुझे नजर नहीं गंदम का इतना बड़ा इशू पंजाब में रहा, गंदम का जो खरीदारी की गई, जिससे काश्तकार पंजाब के बेचारे इतनी कम कीमतों में गंदम देनी पड़ी, उसके बावजूद ना आटे कम हुआ ना रोटी का रेट कम हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बस अब हमने के रोटी का तो नहीं मुझे पता, बल्कि आप ये समझिए कि रोटी का वजन कम हो गया जी, सिर्फ प्राइस दिखाने के चक्कर में कि जब ना पैसे रिड्यूस किए हैं, प्राइस सस्ती रोटी मिलेगी, आटा जो है ना जी वो बहुत रोटी में कम पड़ गया। गरीब आदमी रोटी ही तो खाता है, तो उसका भी अगर वजन पूरा ना हो तो बड़ी शेमफुल बात है ये। अब आपको मुस्तकबिल में मियां नवाज शरीफ नजर आ रहे हैं वजीर आजम बनते हुए, या शहबाज शरीफ छोड़े? आईनी तौर पर तो मैं समझती हूँ कि नवाज शरीफ को तो ये अलर्ट कर देना चाहिए कि आप तीसरी दफा वजीर आजम बन नहीं सकते, क्योंकि आइन आपको इजाजत नहीं देता। हाँ, अगर वो सदर बनना चाहते हैं तो गुंजाइश निकल सकती है। चौथी दफा यह आइन में तरमीम कर चुके हैं। शुक्रिया लुबना कुरैशी साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद थी लाहौर से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन है। आप क्या कहेंगी बजट के हवाले से, खास तौर के पर कि जो बजट सिंध गवर्नमेंट पेश करने वाली है? आप लोगों का तो बजट खैबर पख्तूनख्वा ने पेश कर दिया है और मरकज में, तो आप क्या समझते हैं कि ये मुल्क के लिए कितना सूदमंद होगा या फायदेमंद? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो गवर्नमेंट चोरी की गवर्नमेंट है, जिन्होंने आवाम का वोट चोरी किया है, जो मुसल्लत हुए हैं आवाम के ऊपर ज़बरदस्ती, तो वो आपको लगता है कि वो आवाम के लिए कभी सोच सकते हैं? बात फिर वहीं आ जाती है कि जब आपको किसी की जिम्मेदारी का एहसास होता है तो फिर आप जाके उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं और उसको उसी तरीके से आप लेके चलते हैं। जब आपको एक वोटों का डब्बा उठा के आपके हिस्से में डाल दिया गया और आपको जीता हुआ करार दे दिया गया, तो इसके बाद आपको लगता है कि वो आवाम के लिए सोचेंगे? उनके तो दिल में एक तकलीफ है कि इस आवाम ने इस दफा उनको रिजेक्ट कर दिया, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर दिया। इस दफा 99% पूरे पाकिस्तान से पीटीआई को, और लेकिन जिस तरीके से उसको चेंज किया गया, जिस तरीके से अगर फॉर्म 45 के हवाले से देखा जाए तो पीटीआई जीती हुई है। लेकिन ऐसी गवर्नमेंट जो मैं समझती हूँ कि जो चोरी की गवर्नमेंट है, वो क्या बजट देगी और वो क्या आवाम का सोचेगी? मैं ये समझती हूँ कि इंतहाई ऐसा बजट होगा जो अवाम दुश्मन बजट होगा। जिस तरह गंदम के ऊपर अभी आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि पीटीआई को अवाम ने वोट दिए, बिल्कुल मैं इस पर इख्तलाफ करूंगा। अवाम ने पीटीआई को वोट नहीं दिए, अवाम ने कीरी नंबर 804 को। देखिए, एक तो आप लोगों की पूरे पाकिस्तान के अंदर, हम जाते हैं पाकिस्तान में तमाम देखते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई आज तक पीटीआई की मुनज़्ज़म कोई जमात या राब्ते में नहीं है। मखसूस ग्रुप हैं जो इस वक्त भी काम कर रहे हैं, उस वक्त भी काम कर रहे थे। तो मैं एक बात करूं, और जो फॉलोअर है पूरा पाकिस्तान जो है वो फॉलोअर है कीरी नंबर 804 का, ठीक है, ये सब तस्लीम करते हैं, बिल्कुल। वो तो उस फॉलोअर ने, उस अवाम ने कैंडिडेट को ढूंढ के इंतखाबी निशान को तलाश कर करके वोट कास्ट किया, ठीक है। इसमें आप लोग कोई कैंडिडेट नहीं है, माजरत के साथ। आप लोग मीन्स आपकी जो भी ओहदेदारान है, ऑफिस बेवर है, पूरे पाकिस्तान में कोई किरदार नहीं, कोई नथिंग। आज चौधरी फवाद
भी स्टेटमेंट देने लगते हैं और बोलते हैं हमारा पीटीआई से मैंने छोड़ी कब थी। मेरे गांव से, मेरे इलाके से, जेलम से ताल्लुक है। मैं उनको 25 साल 30 साल से जानता हूँ, जो नाम निशान नहीं था सियासत में। तो इस तरह के लोग, इस तरह की चीजें जो है, आप लोग जब मजीद अगर ये होगा कि ये आप लोगों के, आप लोगों में नहीं, आपके जो लोग छोड़ के गए, जिन्होंने क्या कुछ बातें की, वो समझ रहे थे कि ये खत्म हो चुका है, मैं आपको आपका जवाब, लीडर खत्म हो चुका है, ये समझ रहे थे। पर वो आपका लीडर नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर मुस्लिम है, का भी नहीं है, पूरी दुनिया का पूरी लीडर है। दुनिया का लीडर है। ठीक देखें, है। सब आपने कहा कि जी तंजीम, ऐसा नहीं है कैदी नंबर 804 हेड हो और उसकी तंजीम नीचे कमजोर हो, ऐसा नहीं है। तंजीम थी तो ही उन्होंने सिस्टम चलाया। उन्होंने पाकिस्तान की जब गवर्नमेंट अपने हाथ में ली थी तो उसी पूरी तंजीम के साथ, उसी पूरी कैबिनेट के साथ उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और इस मुल्क के लिए को आगे ले जाने की हर मुमकिन कोशिश की। क्या हुआ कि उनको मौका नहीं दिया गया, उनकी जो पूरा सिस्टम था उसको गिराया गया। किस तरीके से गिराया गया, किस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया के सामने है। उस पर हमें बार बार बात नहीं करनी। उस सवाल से बात नहीं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं कि तंजीम हमारी कमजोर है। तंजीम कमजोर नहीं है, तंजीम सही है, लेकिन जिस तरह की चीजें हमारे साथ हुई है, क्या आपने जब से पाकिस्तान बना है किसी तंजीम के साथ इस तरह का सलूक हुआ, इस तरह दीवार से लगाया गया, इस तरह उनको दबाया गया, जिस तरीके से हमारे साथ ये सब कुछ किया गया? मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, वक्फे पे चलते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और वहीं से हम अपना सिलसिला जारी रखेंगे। शाजिया अली से जिस तरह से बात हो रही है कि वो ये कह रही है कि क्राइसिस आने के बाद हमारे साथ ये हुआ। मैं क्राइसिस से पहले की बात कर रहा हूँ, पीटीआई का रवैया ये रहा है तंजीम का। हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और अपना सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। वक्फे बाद फिर हम अपना सिलसिला वहीं से जारी रखते हैं। शाजिया अली से बात हो रही थी, जो पीटीआई की बुरे वक्त की साथी हैं, कारकुन हैं या रहनुमा है, जो भी हैं, आज के हमारे साथ मौजूद है। और वो लोग हैं जो बहुत से इनसे सीनियर थे, मराद ली हुकूमतों में रहे और वो आज भाग चुके हैं और खान को पीटीआई को बुरा कह रहे हैं। तो आप ये कह रही थी, मेरा ये कहने का मकसद नहीं था। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज भी जो है सिंध हो या कराची हो की तंजीमें हो, वो ना एक दूसरे से राब्ते में होती हैं, ना ज़ैली तंजीमें राब्ते में होती हैं, ना कोई एक हाल है। फोटो सेशन के लिए चंद लोग निकल आते हैं और चंद लोग निकलने के बाद बस जमा हो जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं तो सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा शहर, करोड़ों की आबादी वाला, 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला शहर, जिसमें लोगों ने खान साहब को, पीटीआई क्यों नहीं कहूंगा, कैदी नंबर 804 को वोट दिए, बिल्कुल ठीक है, उस पर एतमाद किया। मगर वहां हम ये देखते कि लोग है ही नहीं, निकलते ही नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतना बड़ा सूबा है, इतना बड़ा शहर है, तो वहाँ जब तंजीम का फुकदान की बात कर रहे हैं, तो जब इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी तंजीम होती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं चंद लोगों का फुकदान होता है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां, गलत फहमियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी तंजीम, चाहे वो सिंध की हो चाहे कराची की हो, में लोग नजर नहीं आए ना, बिल्कुल है, निकले ना बाहर, निकलते हैं लोग, क्यों नहीं निकलते हैं? तंजीम तंजीम के लोगों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल निकलते हैं। जितने जो हमारे टाउन की तंजीम्स होती हैं, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स की होती हैं, जो हमारी रीजन की होती हैं, सब मिलके चलते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हैं, जिसकी वजह से तो आज तक हम जिंदा हैं। आपको हम भी 25-30 साल से सियासत भी करीब से देख रहे हैं, सियासी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये तो आप तस्लीम करेंगी कि भाई के जो और ग्रुप्स के साथ चलते हैं हर जगह। अच्छा, जो ग्रुप के साथ पार्टी चलती है, ग्रुप्स मींस पसंद नापसंद ने सिंध के अंदर डैमेज किया सियासी पीटीआई की तंजीम के ना होने की वजह से, ठीक है। किसी हद तक आज जो है मामलात को, इस तमाम सूरत को, अब जो क़यादत आपकी सामने है मरकज में, वो तीसरी चौथी लाइन पे खड़ी थी। और ये वो क़यादत है, वो लोग हैं कि जो डटे हुए खड़े हैं और मार भी खाएंगे, भागने वाले में नहीं है, ठीक है। जो लोगों ने नोट बनाए, सबने बनाए। आपके अगर आप कहेंगे तो मैं गिन के बता दूं, सिंध की बात करूंगा आपसे, बात
تو یہ چیزیں تو اس پہ ایک توجہ دینی چاہیے آپ لوگوں کو، خاص طور پہ خواتین. پھر ہم آتے ہیں کراچی پہ، آتے ہیں. آپ کراچی میں سٹی کونسل بھی ہیں، کراچی میں بڑی مشکلات سے بھی آپ لوگ الیکشن لڑے، سیٹیں جیتی. آج چار ٹاؤن میں آپ لوگوں کی نمائندگی ہے، میرا خیال چیئرمین ہے 4 ٹاؤن میں کراچی میں. اور کراچی کا جو سب سے مین ٹاؤن ہے، جس کو میں دبئی ٹاؤن کہتا ہوں، صدر ٹاؤن، ان میں بھی آپ کا چیئرمین ہے. بالکل. تو آپ لوگوں کی اب ٹاؤن کے حوالے سے کیا کارکردگی ہے اور سٹی کے حوالے سے کیا؟ دیکھیں، میں سٹی کاؤنسلر بھی ہوں، اس وقت کاؤنسل کی ممبر ہوں. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ پی پی کی طرف سے ہمیں یہ کہنے کو ملتا تھا جی ہماری گورنمنٹ اس وقت جو ہے، صدر بھی ان کا ہے، وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہے اور میئر بھی ان کا ہے. اس کے باوجود کسی قسم کی کوئی بھی کارکردگی دکھائی نہیں جا رہی ہے. بہت اس کے ساتھ کہوں گی عزت کے ساتھ، مرتضیٰ وہاب صاحب ہے، جب آپ کو موقع ملا ہے، اب آپ کو چاہیے کہ آپ بھرپور کام کریں، آپ کراچی کا نقشہ بدلیں. کیوں نہیں بدل رہے ہیں اب آپ؟ لیکن کیا ہو رہا ہے، ابھی بھی وہی سیاست ہو رہی ہے. جو چیئرمینز ہیں ان کے ایریا کے، جب وہ جاتے ہیں دوروں پہ، کہیں پہ کچھ افتتاح کرنے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، لیکن وہیں پہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو جیتے ہوئے چیئرمینز ہیں جن ایریاز کے اندر، ان کے ساتھ اتنا ناروا سلوک چل رہا ہے کہ آپ اپنی پی پی کی جو قیادت وہاں پہ موجود ہے ان کو تو آپ بلانا پسند کرتے ہیں، لیکن آپ پی ٹی آئی کے چیئرمینز کو بلانا پسند نہیں کرتے. تو اس طرح کا رویہ اگر رہے گا، اگر آپ فنڈ کے معاملے میں آ جائے تو کسی قسم کا کوئی فنڈ پی ٹی آئی کے کسی چیئرمین کو نہیں مل رہا. کیونکہ میں سٹی سے میرا تعلق ہے، میں چیئرمینز پہ بات کروں گی، تو کوئی فنڈز نہیں مل رہا. آپ کو اس وقت چاہیے ضلع کے چیئرمین ان کی بات کر رہی ہیں یا آپ یو سی چیئرمین کی بات کر رہی ہیں؟ یو سی چیئرمینز کی. آف کورس یو سی کے جو چیئرمینز ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں دیا جا رہا، ان کو کسی طرح سے فیسلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. جب اب آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ مکمل طور پہ اعتماد میں لے کے ہر پارٹی کے چیئرمین کو لے کے چلیں گے، تو ہی تو آپ کراچی کے لیے کام کر سکتے ہیں نا. آپ الگ سے تو رہ کے کراچی کے لیے کام نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ بھی پی پی فیل ہو گئی ہے، انتہائی برا حشر ہے. اپنی بندر بانٹ چل رہی ہے، عہدے بانٹے جا رہے چیئرمینز کو. جو ہمارے دیکھا جائے یو سی 11 ڈی ایچ اے سے ایک چیئرمین ہے جو ابھی ہمارے جو ہے مراد علی شاہ صاحب کے وہ ایڈوائزر بھی بنے ہیں. تو اگر اس طریقے سے آپ چیزوں کو لے کے چلیں گے تو اس طریقے سے تو چیزیں نہیں چلنے والی. آپ کو کراچی کے لیے کھڑا ہونا ہے، آپ کو کراچی کے لیے کام کرنا ہے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو لے کے چلنا پڑے گا، تو ہی تو کراچی پہ کچھ ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا. ابھی آپ سیاست، یہاں بھی سیاست ہی کی جا رہی ہے مکمل طور عوام پر. آپ کے ساتھ تھی، اس کے باوجود اتنی کم بلدیہ کراچی میں نشست حاصل کی پی ٹی آئی نے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہی تھی جو ہمارے ساتھ جنرل الیکشن میں ہوا، وہی ساتھ سیم کرائٹیریا یہاں پہ کیا گیا تھا. پورے سندھ کے اندر جس طریقے سے ڈبہ مافیا چلتا ہے، جس طرح کراچی کے اندر ڈبہ مافیا چلا ہے، تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سیٹیں ملیں گی؟ عوام ضرور ہمارے ساتھ ہے، لیکن جس طرح کا ظاہر سی بات ہے اتنے سالوں سے وہ اس صوبے کے اوپر قابض ہے. کراچی اور سندھ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں سیاسی طور کے پر کہ آپ لوگوں کا رویہ ہمیشہ یہ رہا کہ خان صاحب کے فالوور ہیں، وہ خان صاحب کے نام پر ہمیں ووٹ دے دیں گے، جبکہ یہ الیکشن جو ہوتے ہیں نا یہ علاقائی سطح پہ ہوتے ہیں. علاقائی سطح پہ ہوتے ہیں. یہاں پر ٹکٹس کے معاملات میں بھی میں نے کراچی میں دیکھا کہ ٹکٹ کے یو سی کی سطح پہ ٹکٹس کے حوالے سے بڑی ناانصافیاں کی گئی. دیکھیے اچھا، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ سارا الزام تو ہم نہیں دے سکتے کہ الیکشن سارا ڈبے مافیا نے ہرایا. اس حالت میں آپ لوگ جیتے بھی اور ماشاءاللہ 4 ٹاؤن میں آپ موجود بھی ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، تو یہ تو سارا الزام نہیں دے سکتے نا. سارا نہیں دے سکتے. آپ کی بات کہیں کسی حد تک ٹھیک ہے کہ کہیں پہ مسٹیکس ہوتی ہیں، جب اتنی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں تو مسٹیکس تو ہوتی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ 100% ہم بھی پرفیکٹ ہیں کہ جی ہم نے ہر بالکل جو ہے وہ ڈیزرونگ پرسن کو ہم نے ٹکٹ دیا. میں بھی کسی جگہ پہ ہمارے سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوگی، یہ تو ایک نیچرل ایک پروسیس کا حصہ ہے. لیکن آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے، چاہے جنرل الیکشن ہو چاہے بلدیات ہو، دونوں میں بذات خود موجود تھی. میں آپ کو بتاتی ہوں لائنز ایریا کے ایریا میں جو اس وقت 103 ہے، جو پہلے 105 ہوتا تھا، 245 تھا، اب 238 ہے. لائنز ایریا جیسا علاقہ جسے میں کہوں گی الحمدللہ اس وقت پی ٹی آئی کا گڑھ ہے، وہاں سے ہم یو سی 11 سے ہارے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہاں پہ ٹوٹلی
यही डब्बा माफिया चला था, वरना हम यूसी 9 जीते, यूसी 10 जीते, यूसी 11 भी हमारी थी, और इतना स्ट्रांग हमारा वहां पे होल्ड होने के बावजूद हम वहां ना जीत सके। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप मलीर में चले जाएं, अब मसला मलीर को आप ले लें, आप किमाड़ी में चले जाएं, ये एरियाज कुछ इस तरह के हैं कि अच्छा, यहाँ पे हम आइंदा आप क्या समझती हैं कि इस सियासी सूरत का रुख तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है? ठीक है, अगर फर्ज करते हैं हम, ये तो दो कुव्वतों की जंग है, एक कुव्वत जो अवामी है और एक कुव्वत जिसके पास ताकत है, ठीक है ना। मौजूदा गवर्नमेंट तो मैं समझता हूँ कि सिफर है। मौजूदा गवर्नमेंट की बिल्कुल। जब प्रेसिडेंट जरदारी हो या वजीर आजम हो, वो उनकी कोई हैसियत या कारकर्दगी या कोई ऐसी बात नहीं कि स्टैंड ले सके। ऐसे ही है। अच्छा, आज हम देखते हैं पाकिस्तान की सियासत में दो ग्रुप है जो आमने सामने सियासी तौर के पर। एक वो ग्रुप है जो ग्रुप बन रहा है, जो कैदी नंबर 804 के साथ खड़ा हो रहा है, जो मुखालफिन भी थे, जिसमें मौलाना फजलुररहमान भी आज एक एजेंडे के ऊपर सब जमा हो रहे हैं। वो एजेंडा है कि 1947 से जो लोग हुकूमतें चेंज करते आए, उस एजेंडे की आवाज बुलंद की खान साहब ने। उसके बाद आज जो लोग उसके छतरी तरह थे, छतरी के नीचे थे, केदी भी छतरी तले नीचे था, ठीक है, उसके बाद वो बाहर आया, तो आज बाहर आकर एक ताकत बन रही है। तो ये जो कुव्वत बन रही है, दीगर के जो लोग 1947 से इनको यूज करते रहे पॉलिटिशियंस को, तो ये आप क्या समझते कि पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान के ऊपर एक इसके क्या असरात होंगे? देखिए 1947 से लेके आज तक इसके असरात हमारे सामने ज़ाहिर है। जिस तरह हम आज भी अपनी वो हदफ इस मुल्क के लिए नहीं हासिल कर सके जो हमें इस वक्त मौजूदा टाइम में होना चाहिए था। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका, वो उसकी वजह यही है कि इदारे अपनी अपनी हुदूद में रह के जब इदारे काम करते हैं तो फिर आपका मुल्क तरक्की करता है। ये हमारी बड़ी बदनसीबी रही है कि हमारी सियासत और हमारे इदारे एक दूसरे के कहेंगे कि जुड़ के या फिर उनको मजबूरन जोड़ के चलाया गया। तो अगर मैं समझती हूँ कि सियासत को सियासत की जगह रहने दिया जाए और इदारों को इदारों की जगह रह के काम किया जाए तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। आज इसके बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मकसद है कि तमाम जो आईनी इदारे हैं अपने अपने इदारे में रहकर अपनी हुदूद में रह के काम करें, उससे तजावुज़ात बिल्कुल तजावुज ना करें। अपनी हुदूद से तजावुज जब आप करते हैं तो फिर आपका जो नतीजा होता है वो हमेशा सिफर ही होता है। अच्छा, इसमें सियासतदानों का भी किरदार रहा है कि सियासतदान हमेशा उन्हीं की तरफ दिखते आए। बिल्कुल, इसमें आप तो किरदार तो रहा है, इसमें तो इस बात बिल्कुल। इनकार नहीं करेंगी। देखें, बात वो ये आसान तरक्की जी। और मेहनत करके तरक्की दो चीजें अलग अलग है। एक है कि आपको तरक्की चाहिए और उसके लिए आपने पूरा एक निज़ाम बनाना, एक सिस्टम बनाना, उसके तहत आपने तरक्की करनी है। पूरी दुनिया में ऐसा है कि आपने कुछ किया है तो आपने तरक्की हासिल की। लेकिन अगर आप किसी के कंधों के ऊपर पैर रख के यूं करके आपने पहुंच जाना है आगे, तो इसी तरीके से फिर आगे होगा। मुल्क तो तरक्की नहीं करेगा, लोग तरक्की कर रहे। चंद ऐसा लोगों का टोला है जिन्होंने तरक्की कर ली है और आज वो कहां से कहां पहुंच गए। हाँ शादी साहब, आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, जिस तरीके से, और एक अच्छा इकदाम है अगर इस तरीके से होता है और अगर ये सीटें मखसूस मिल जाती हैं, और तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि हुकूमत में आ जाए? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है हुकूमत में आ जाए। उसके साथ जो हमारी फॉर्म 45 के हिसाब से जो हम जीते हुए हैं, अगर उस पर भी नज़रसानी हो जाए तो फिर तो आप समझे कि गवर्नमेंट तो हमारी मौजूद है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि जिस तरीके से ये गवर्नमेंट बनाई गई है, चोरों की गवर्नमेंट बनाई गई है, चोरी करके गवर्नमेंट बनाई गई है, तो इसका कोई जवाब बनता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो सिस्टम इस मुल्क में हमेशा से राइज रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपका क्वेश्चन था कि इस तरीके से गठजोड़ बना के जो चीज़ें की जाती है,
اس کے نتیجے میں ایسی گورنمنٹ آتی ہیں، اور ایسی گورنمنٹ آنے کے بعد جو اب بجٹ آئے گا وہ اس کا نمونہ ہوگا کہ یہ جو ان کی جو کیا کہیں گے. مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں ان کو کس الفاظ سے کس طرح ہم بات کریں کہ جو ان کی کارکردگی ہوگی وہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گی. ابھی تک جو ان کی کارکردگی رہی ہے وہ بھی عوام سب دیکھ رہی ہے. مہنگائی دن پر دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، بجلی اس ملک میں موجود نہیں ہے، پانی یہاں پہ موجود نہیں ہے، گیس یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو اب اگر ایسے حالات کے اندر اگر آپ گورنمنٹ کو بھی اگر ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں، اس طریقے سے چیزیں کرتے ہیں، تو نتیجہ برے سے برا ہی ہوگا، کچھ اچھا نتیجہ یہاں نکلنے والا نہیں ہے. اور آپ نے ایک بات کہی تھی ووٹ الیکشن کے حوالے سے، آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ایسے لوگ موجود تھے جو ہمارے پاس آتے تھے کیمپ کے اندر اور ہم سے کہتے تھے کہ جی پی ٹی آئی کا کون ہے کینڈیڈیٹ، آپ اس کا نام چھوڑ دیں، صرف یہ بتائیں کہ اس کا نشان کیا ہے. اور ہم سے نشان پوچھ کے لوگ جا کے ووٹ ڈالتے تھے. تو یہ جذبہ میں نے پہلی بار پاکستان میں جو میں نے جذبہ دیکھا ہے، یہ عوام جاگ چکی ہے. خان صاحب کہتے تھے کہ عوام جاگے گی، عوام جاگ چکی ہے اور عوام اپنا فیصلہ دے چکی ہے. اب ان عواموں اس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ غلط ووٹ لے کے پھر بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے، ان کو خود کو شرم آنی چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اس کو فیصلے کو خود اپنا ضمیر کا فیصلہ کریں کہ جی ہم نے غلط، ہمارے ساتھ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم جو سیٹوں پہ آ کے بیٹھے ہیں یہ ہماری سیٹ نہیں ہے. تو ضمیر اگر کسی کا زندہ ہے، جو بیٹھے ہیں چاہے وہ سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہو یا کسی بھی اسمبلی میں، ان کو آنا چاہیے، خود آگے آ کے اپنا ضمیر کا فیصلہ کرنا چاہیے. امیر حافظ نعیم نے کہا کہ جو آپ کی ایک ایم پی کی سیٹ دے دی تھی تو اس نے کہا میری نہیں، یہ تو پی ٹی آئی کی ہے. بالکل یہ آپ کی بات بالکل ایک وزن ہے بات میں آپ کا، یعنی مگر مسئلہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام کریڈٹ، تمام چیزیں، تمام جو چیزیں وہ خان صاحب پہ جاتی ہیں. وہ اس لیے جاتی ہیں کہ اس میں پارٹی کا کوئی کردار نظر نہیں آتا. جو ہے نا پارٹی کا کردار نظر آتا تو وہ پوچھتے کہ شازیہ علی کون ہے، شازیہ جکرانی کون ہے، کہ اس کے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ ایک جذبہ تھا. دیکھیں 99% خان کام کر کے چلے گئے تھے، جذبہ ہمیں موقع نہیں ملا الیکشن میں کام کرنے کا، ہمیں موقع نہیں ملا کیمپین کرنے کا، لیکن 99% عمران خان کام کر کے چلے گئے تھے. جذبہ خان صاحب کے پاس تھا، جہاں تک تھا خان صاحب وہاں پہ ایکشن لیتے تھے، حکومت میں تھے، اور جو لوٹ کسوٹ ان کے لوگ کر رہے تھے عمران اسماعیل سے لے کر تمام لوگ تو بہت سی چیزیں نہیں پتا تھی، سب نوٹ بنا رہے تھے، علی زیدی سمیت سارے. ٹھیک ہے، بات یہ آتی ہے کہ آج جو لوگ کسی بھی طریقے سے کم آئے تعداد میں بیٹھے ہیں نیشنل اسمبلی میں یا کسی بھی تعداد میں بیٹھے ہیں صوبائی اسمبلی میں، اصل کریم میں سمجھتا ہوں یہ لوگ ہیں کہ مصیبت ہے جیل کے آ کر بیٹھے، اس کے باوجود یہ نہ بک رہے، نہ ڈر رہے، نہ ڈرے ہیں، نہ جھکے ہیں. یہ تو جاتے تھے ان کو اٹھا کر لے گیا، آدھے گھنٹے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ تو انتہائی شرمناک عمل یہ تھا. خان صاحب کو اب نظر آیا ہے، خان صاحب نے محسوس کیا ہے کہ یہ جو لوگ میرے ساتھ تھے، جو اپنے بالی پی ٹی آئی کہتے رہے، وہ کہاں ہیں. آج آپ کے کارکنان کو بھی میں دوں گا جو شروع دن سے ساتھ ہے خان صاحب، آج بھی موجود، میں جانتا ہوں ذاتی طور کے پر. ٹھیک ہے، ان کو یو سی تلک کا ٹکٹ کونسل کے لیے نہیں دیا گیا. یہاں پر بھی کیا نام ہے ذاتیاں ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں. جہاں پہ ایم پی ایس کی بات آتی ہے کہ سینئرٹی کے پر ایم پی ایس مخصوص نشست پہ فلاں کو، تو وہ اپنے قریب ترین لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اب ایک موقع ملا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. میں نے یہی دیکھا کہ شہر افضل مروت جب آیا کراچی حیدرآباد تو آپ کی کوئی تنظیم کے لوگ نے ساتھ نہیں دیا. خان صاحب نے منع نہیں کیا تھا، اب منع کیا ہے. عوام تھی، نہیں کیا، عوام تھی نا، عوام تھی. پارٹی نے کراچی میں بھی، میں حیدرآباد میں بھی ان کے ساتھ تھا، حیدرآباد میں بھی کوئی آفس بیئر ساتھ نہیں تھا. یہ اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں بھی فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا، اور ان چیزوں کے اوپر بھی ایک پورا عمل درآمد ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو لوگوں کا عوام ہے، عوام ایک مسئلہ سمجھ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اب اگر موقع ملتا ہے تو اس کو وہی کردار ادا کرنا چاہیے پڑے گا.
اور اس ملک کو پاؤں پہ کھڑا کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. جہاں تک آپ کہتے ہیں تنظیم، زیادتیاں تنظیم میں بھی ہوتی ہے، زیادتیاں ٹکٹس میں بھی ہوتی ہیں، زیادتیاں ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ کہ ہمیں آگے جانے کے لیے ان سب چیزوں کو کیسے بہتر بنانا ہے. ہمیں حقدار کو حق دینا پڑے گا، اپنے سینئر لوگوں کو، اور ان سینئر لوگوں کو جو آج بھی کھڑے ہوئے ہیں اس پارٹی کے ساتھ، آج بھی لڑ رہے ہیں، جھکے نہیں ہیں، بکے نہیں ہیں، تو ان کو ہمیں بالکل ان کی حفاظت کرنی پڑے گی، تو ہی جا کے ہم آگے ترقی کر سکتے ہیں، ہماری پارٹی آگے زندہ رہ سکتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ جب تک اس چیز کو آپ نہیں دیکھیں گے، اور آج بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایسا سلسلہ جاری ہے کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا، کام کرنے دیا جاتا. جو لوگ گروپس کی صورت میں موجود ہیں، میں یہ چاہوں گی اس پروگرام کے حوالے سے آپ کی لیڈرشپ ایک وہ ہے، ان کو یہ بھی چیز پیغام پہنچنا چاہیے، ملنا چاہیے. نہیں دیکھیں، آپ کی بات میں 100% کہتی ہوں کہ صحیح ہے. جب اتنی بڑی تنظیم ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا ڈسپلن کا فقدان ہوتا ہے، چیزوں کا فقدان ہوتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جی بالکل ہی تنظیم موجود نہیں ہے. کہیں پہ تنظیم موجود ہے، کام کر رہی ہے، لیکن جس طرح کے حالات سے ہم گزرے ہیں 9 مئی کے بعد، میں اپنی تنظیم کو سلوٹ پیش کرتی ہوں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اس حال میں بھی خود کو زندہ رکھا اور آج بھی موجود ہے فرنٹ لائن کے اوپر. تو یہ چیزیں تو دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ قیدی ڈٹ گیا نا، قیدی ڈٹ گیا، قیدی کھڑا ہو گیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے حوصلے بلند ہے تو لازمی طور پہ ظاہری بات ہے جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر آئے، انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا. کیا نام ہے، وہ بھی اب وہ حقدار بن گئے. تو پاکستان کی ہم سیاست میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر آئندہ چند دنوں میں ایک بڑی سیاسی تبدیلی نظر آ رہی ہے. پاکستان کی سیاسی جو قوتیں ہیں اور پاکستان کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادارے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اب کسی طریقے سے اس بحران سے اور اس کیفیت سے نکل چکے ہیں، کیونکہ اس کو نکالنے کے لیے تمام لوگ سوچنے میں مجبور ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا، ہمیشہ پروگرام میں کہتا ہوں کہ چند لوگ، 3 لوگ میری نظر میں ایسے ہیں، 3 لوگ مختلف چیزوں کے سربراہ بھی ہیں. وہ اگر وہ ذاتی پسند ناپسند انا کو ایک طرف رکھ دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیں، فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیں تو، اور فیصلہ جب عوام پہ چھوڑا جائے گا اور عوام کی اپنی حکومت قائم ہوتی ہے تو پھر وہ عوام کو جوابدار ہوگی اور عوام کے لیے فیصلے کرے گی. تو جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ، میں سمجھتا ہوں کہ 25% مبنی جو ہے فیصلے میری نظر میں کہ انصاف پہ مبنی ہیں. اگر تمام انصاف پہ مبنی فیصلے ہونے لگ جائیں اور اس پہ عمل درآمد کرایا جائے، جب فیصلہ ہوتا ہے عمل درآمد نہیں. ابھی ہمارے ایک صحافی عمران ریاض آج کی فلائٹ سے کیا نام ہے عمرے حج پہ جا رہے تھے، جبکہ ان کا لسٹ سے نام نکال دیا گیا، ان کو ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا اور آج ان کو جانے نہیں دیا گیا، کورٹ کے فیصلے پہ جا رہے تھے. پھر آج سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کری. تو جب کورٹیں بھی فیصلہ دے سکتی ہیں، اس پہ عمل درآمد کرانا جو ہے دیگر اداروں کا کام ہے، جن کی ذمہ داری بنتی ہے، جو انتظامی امور کو دیکھتے ہیں. وہ جو طاقت تو اس کے پاس ہوتی نہیں ہے عدلیہ کے پاس. تو میں سمجھتا ہوں، اور آج آپ جو ججز ہیں وہ بھی اب ایک ہی موقف پر جو میں نے کہا تھا اس موقف پہ ڈٹ گئے ہیں اور ایک ہی موقف پر جب کھڑے ہو گئے. اور آہستہ آہستہ میں یہ دیکھتا ہوں پاکستان کی سیاست کے اندر ادارے جو ہیں، لوگ جو ہیں، سیاسی قوتیں وہ ہیں، وہ ایک نظریات پہ کھڑی ہوں گی اور دوسرے نظریات کے لوگوں کو ملک کے لیے جھکنا پڑے گا اور پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور جس کا جو کام ہے، جیسا شازیہ علی صاحبہ نے کہا کہ جس کا جو کام ہے اس کا وہ کام دیانداری سے کرے تو آج ہم اور پاکستان کہاں سے کہاں ترقی کرے گا. تو شازیہ علی صاحبہ کا شکریہ، پی ٹی آئی سندھ کی نائب صدر ہے، خواتین ان کی اور سٹی کونسل ہے، اور بڑا یعنی کہ خواتین کا کردار ہے پاکستان کی بنانے میں بھی اور پاکستان کی سیاست کے اندر بھی. اور آج جو خان صاحب کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں
وہ خواتین ہی ہیں اور خواتین ہی فرنٹ مین کے طور پہ سامنے آئی ہیں. وہی خواتین ہیں آج جیلوں میں بھی ہیں اور قید ہیں اور سزائیں کاٹ رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان تصدق غوری کو اجازت دیجیے. آئندہ پھر اہم ایشو سے حاضر ہوں گے اور اپنے ناظرین کو سچ بتائیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں بتائیں گے. اللہ حافظ.